बात करते हैं डिस्प्ले के। अब हम बात करते हैं डिस्प्ले पे और क्या क्या फीचर्स HTML आपको प्रोवाइड करती है। सीधे कोड पे चलते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, पहला एग्जाम्पल, ठीक है, सीधे HTML से शुरू करते हैं। HTML कितने डिव नजर आ रहे हैं आपको? तो जवाब है 3 डिव नजर आ रहे हैं, के अंदर एक एक लाइन का आपको दिख रहा हो टेक्स्ट। बाय डिफॉल्ट डिव्स किस तरीके के एलिमेंट होते हैं? बाय डिफॉल्ट डिव्स ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। तो ये तीनों बाय डिफॉल्ट वर्टिकल आएंगे, है ना। लेकिन जरा ऊपर की तरफ आकर देखिए, मैंने इनके लिए कुछ CSS कोडिंग लिख रखी है। सबसे पहले कोडिंग जो मैंने दे रखी है वो ये बॉर्डर, पैडिंग, विड्थ, मार्जिन, बैकग्राउंड, हर एक का ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है, बस बैकग्राउंड कलर सबका अलग अलग है। लेकिन जो सेकंड वाला डिव है मैंने उसका डिस्प्ले करा हुआ है नन। क्या असर होगा? यहां से दिख रहा है 3 डिव्स हैं, लेकिन जब पेज रेंडर होगा तो दिखने में आपको मिलेंगे सिर्फ 2 ही डिव्स। हालांकि ये एक्सरसाइज आप कल के लेक्चर में विजिबिलिटी के साथ देख चुके हैं, तो इस पर बात करने की आवश्यकता नहीं है। बात करने की आवश्यकता सेकंड वाले एग्जाम्पल पे है, ठीक है। जरा इसको ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, तो सिंपल जवाब दीजिएगा। कितने एलिमेंट नजर आएंगे? एक पैरा, पैरा के अंदर 2 इनलाइन एलिमेंट्स होंगे, एक एंकर और एक स्पैन। कितनी कितनी विड्थ पे? कितनी कितनी विड्थ पे? उतनी ही विड्थ पे उनका कंटेंट है। हॉरिजॉन्टल के वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल, क्योंकि इनलाइन एलिमेंट्स अपने आप न्यू लाइन नहीं लाए। तो देखिए और बताइए, जो एक्सपेक्टेड है वो यही है। अब मैंने इन दोनों पे थोड़ी सी CSS लगाई। जो नया काम कर रहा है वो ये केंद्र लगा दिया है मैंने। जो पुराना काम है वो आप कई बार कर चुके हैं, तो आपके लिए कोई नई चीज नहीं, और वो है बैकग्राउंड। तो जब मैं कहूंगा स्पैन बैकग्राउंड समथिंग समथिंग, तो स्पैन का बैकग्राउंड कुछ येलोइश हो जाएगा, एंकर का बैकग्राउंड ग्रीनिश हो जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जो 2 अभी तक आ रहे थे हॉरिजॉन्टल, अब वो 2 आने लगेंगे वर्टिकल। और स्पैन और एंकर कितना कितना एरिया कवर कर लेंगे? पेज की पूरी विड्थ जितना एरिया ये दोनों मिलकर कर लेंगे कवर अप। तो अब आप अगर आउटपुट को ऑब्जर्व करें तो कुछ चेंज आ रहा है? यस, जो अभी तक सिर्फ उतना एरिया कवर कर रहे थे जितना उनका कंटेंट है, वो अब कवर अप कर रहे हैं पूरी रो के बराबर एरिया, क्योंकि आपने डिस्प्ले कर दिया है ब्लॉक। लिखिए फटाफट डिस्प्ले की दूसरी खास बात, टाइटल डालिए, चेंजिंग ब्लॉक एलिमेंट्स टू इनलाइन एंड वाइस वर्सा यूजिंग डिस्प्ले। चेंजिंग ब्लॉक एलिमेंट्स टू इनलाइन एंड वाइस वर्सा यूजिंग डिस्प्ले। ठीक है, अब इससे पहले कि आप ये थ्योरी लिखें, एक छोटा सा क्विक रिवीजन करते हैं अपन ब्लॉक और इनलाइन के बारे में। बहुत बार आपसे बात हो चुकी है, तो उम्मीद करूंगा बिना गलती के फटाफट आप मुझे बताएंगे ब्लॉक और इनलाइन के बीच का फर्क। ये है ब्लॉक और इनलाइन के बारे में कुछ जरूरी बातें, फटाफट ऑब्जर्व कीजिए और बताइए समझ आ रहा है। पहली लाइन, जो ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो बिगर होते हैं। सर स्क्रीन ब्लैक आ रही है, स्क्रीन लैग कर रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों को? डिस्प्ले में, वॉइस वगैरह में कोई दिक्कत जा रही है? सब क्लियर है? अगर क्लियर है तो क्लियर लिखिए। अगर स्क्रीन लैग कर रही है तो आपके इंटरनेट कनेक्शन में दिक्कत होगी, प्लीज अपना नेट कनेक्शन चेक कीजिए या दोबारा लॉगिन कीजिए। ठीक है, चलिए आप समझिए ध्यान से। पहले तो ठीक, अब देखो ध्यान से। नंबर 1, डू यू एग्री, जो ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो इन कंपैरिजन टू इनलाइन बड़ा एरिया कवर करते हैं, राइट। नंबर 2, ब्लॉक एलिमेंट्स हमेशा एक नई लाइन पे स्टार्ट होंगे, क्योंकि वो जहां खत्म होंगे उस पूरी रो को कर लेंगे ऑक्यूपाई। नंबर 3, ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आप दूसरे इनलाइन एलिमेंट्स या कुछ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आप ब्लॉक एलिमेंट्स भी रख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे आप डिव के अंदर पैरा रख सकते हैं।
लेकिन पैरा के अंदर div नहीं रख सकते हैं. पैरा इज ओनली फॉर टेक्स्ट एंड इनलाइन एलिमेंट्स. ओके, देन ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स आपके वेब पेज पे स्ट्रक्चर्स डिजाइन करते हैं, जैसे कि div से आपने बनाए थे. ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स उतने वाइड होते हैं जितना उनके अंदर का कंटेंट होगा. करेक्ट? नहीं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स उतने वाइड होते हैं जितना उनका कंटेनर होगा. कंटेनर कौन? उनका पेरेंट. तो डिव का पेरेंट कौन? बॉडी. जितनी बड़ी बॉडी उतना बड़ा डिव होगा. विड्थ के हाइट, विड्थ और हाइट, वेरी गुड, हाइट होगी कंटेंट के अनुसार, सिवाय एक को छोड़कर जो कहता है मेरी तो हाइट और विड्थ दोनों ही कंटेंट के अनुसार होंगे, और वो है टेबल. टेबल का कहना है उसकी विड्थ और दोनों कंटेंट बेस्ड होगी, लेकिन बाकी सबकी विड्थ होगी पूरे पेज के बराबर या कम से कम कंटेनर के बराबर, और हाइट होगी कंटेंट के बराबर. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाइट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है एज पर द कंटेंट. आगे बढ़ो उससे पहले फटाफट मुझे 5 ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के नाम बताएं. कोई 5 नाम बताओ जो आपको याद है ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं. हाँ, डिव, और बोलो. डिव के अलावा, वेरी गुड, पैरा और सभी तरह की हेडिंग और सैंपल्स ऑफ ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स. करेक्ट, बहुत बढ़िया. नेक्स्ट आते हैं इनलाइन. इनलाइन एक पेज में मल्टीपल टाइम्स एक ही लाइन पे आ सकते हैं, क्योंकि वो उतना ही एरिया कवर करेंगे जितना उनके अंदर का कंटेंट होता है. करेक्ट. इनलाइन एलिमेंट्स कभी लाइन पे स्टार्ट नहीं होते. आपने भी देखा स्पैन और एंकर एक ही लाइन पे आ रहे थे जब तक आपने उनको डिस्प्ले में ब्लॉक नहीं करा. बट नॉट दैट, और हाइट भी उतनी ही लेते हैं जितना उनका कंटेंट होता है. कोई 3 इनलाइन एलिमेंट्स के नाम बताइए. वेरी गुड. हो गया स्पैन, दूसरा आईएमजी, तीसरा एंकर. दे ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ इनलाइन एलिमेंट्स. ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या इन्हें ऐसा और इन्हें ऐसा करा जा सकता है. तो जवाब है हाँ, करा जा सकता है बाय यूजिंग अ प्रॉपर्टी एज डिस्प्ले. तो टाइटल डालिए, changing block elements to inline and vice versa. Changing block elements to inline and vice versa using display. Changing block level elements या block elements to inline and vice versa using display. heading में लिख दूं, changing block elements to inline and vice versa. ठीक है, लिखिए पहला पॉइंट, CSS allows us to change a block level element to inline and vice versa. Second point, to do this, we simply set the display property. और डिस्प्ले की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं नन के अलावा? जल्दी जल्दी बोलिए, पता है आपको डिस्प्ले की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं नन के अलावा इस काम के लिए? 3 है. इट्स पॉसिबल वैल्यूज आर इस काम को करने तो आप डिस्प्ले को बोल दीजिए ब्लॉक हो जाए, या डिस्प्ले को बोल दीजिए इनलाइन हो जाए, और तीसरा क्या था? इनलाइन डैश ब्लॉक. तीसरी वैल्यू है या तो वो ब्लॉक या तो इनलाइन हो जाए. करेंगे, पढ़े होंगे बूटस्ट्रैप. अभी के लिए हम डिस्प्ले की इन 3 वैल्यूज के बारे में बात करेंगे, ब्लॉक, इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक. डन, चले आगे.
हटाऊं, आ जाए एग्जाम्पल पे। उतारिए फर्स्ट एग्जाम्पल। ये रही CSS और ये रही HTML। ध्यान से, और क्या हो जाएगा जरा ये भी लिख लें अपन पॉइंट्स में। ये दो लाइनों के कारण क्या हो जाएगा, नाउ बोथ एंकर एंड स्पैन will will occupy full width of रो। अब ये रो की पूरी विड्थ को करेंगे ऑक्यूपाई। हो गया। बदलूं, डन, चेंज करूं। अगला सवाल, नाउ प्लीज लेट मी नो अकॉर्डिंग टू यू इस पेज का क्या आउटपुट आने वाला है। कितने कंट्रोल्स हैं, एक पैरा है, एग्जैक्टली बोले तो दो पैरा हैं और एक लिस्ट है। कोई भी CSS अगर मैं ना लगाऊं तो सब वर्टिकल आएंगे और अपनी अपनी विड्थ पूरी रो के बराबर रखेंगे। क्लियर। अब नोटिस करिए, मैं जो कमेंटेड पोर्शन है इस पूरे को अनकमेंट करता हूं। अब आप मुझे बताइए, अगर ये CSS अपन ने लगाई, वन बाय वन लगाते हैं। सबसे पहले मैंने पैराग्राफ्स के ऊपर कह दिया डिस्प्ले कोलन इनलाइन। कुछ फर्क पड़ेगा आपके इन दोनों पैराग्राफ्स पे? यस, बिल्कुल पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? दोनों पैराग्राफ्स अब अपने आप में हो जाएंगे हॉरिजॉन्टल। यस और नो? हो जाएंगे। उसके बाद मैंने बोला ये जो लिस्ट आइटम्स हैं इनका भी डिस्प्ले इनलाइन कर दो। क्या होगा? जितने लिस्ट आइटम है वो भी हो जाएंगे हॉरिजॉन्टल। पूरा आउटपुट कितनी रो में आएगा? दो। अगर आपको लग रहा है एक, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि मैंने यूएल के लिए अभी भी CSS ऑफ रखी हुई है। यूएल खुद कैसा एलिमेंट है? ब्लॉक। तो जब यूएल आएगा तो रो चेंज हो जाएगी। तो अब आउटपुट में आपको दिखेगा पैराग्राफ्स हॉरिजॉन्टल आ रहे हैं, लिस्ट आइटम भी हॉरिजॉन्टल आ रहे हैं, लेकिन लिस्ट आइटम पैराग्राफ के बाद आएंगे। और अगर मैं लिस्ट आइटम पैराग्राफ के साइड में आ जाए, अगर ये करना है आपको, तो आपको बोलना पड़ेगा यूएल ऑल्सो शुड सेट इट्स डिस्प्ले प्रॉपर्टी टू इनलाइन। अब आप रन करेंगे तो आप देखेंगे पैरा, और पैरा के राइट साइड पे आ जाएगा पूरा लिंक। इस आप समझना है हमको इनलाइन ब्लॉक के बारे में। इनलाइन ब्लॉक के बारे में समझने के लिए छोटा सा एग्जांपल आपके सामने है, जिसमें मैंने इनलाइन ब्लॉक लगाया हुआ है पैरा पे। सबसे पहले तो नोटिस करिए, मैं इस पूरे पार्ट को कमेंट आउट कर रहा हूं। ठीक है, जो जैसा है उसको वैसा ही रन कर देते हैं अपन। तो आउटपुट प्रिडिक्ट कीजिए कैसा आएगा। सबसे ऊपर दो स्पैन आएंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल।
उसके नीचे 2 डिव आएंगे, दोनों डिव आएंगे वर्टिकल, उसके नीचे 2 पैरा आएंगे, दोनों पैरा आएंगे वर्टिकल। बड़े बड़े 3 ब्लॉक्स दिखेंगे, एक ब्लॉक में 2 स्पैन होंगे। समझ पा रहे? 2 डिव्स, तीसरे के अंदर 2 पैराज आ रहे हैं। अब मैंने पैरा पे जाकर एक प्रॉपर्टी लगाई विच इज डिस्प्ले कोलन इनलाइन। गौर करिएगा, इनलाइन ब्लॉक नहीं बोलूंगा मैं बोलूंगा डिस्प्ले कोलन इनलाइन। वॉच वेरी केयरफुली और बताइए क्या पैरा में कुछ बदलाव आया? क्या बदलाव आया? जल्दी फटाफट, पैरा में क्या बदल गया? वो वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल हो गया, और कुछ नहीं बदला। पैरा ने अब रेस्पेक्ट देना बंद कर दिया विड्थ और हाइट को। चेक करिए, आपने पैरा की विड्थ हाइट दी हुई है 300 की विड्थ है और 100 की हाइट है। क्या जब तक आपने डिस्प्ले कोलन इनलाइन नहीं बोला था तब तक पैराग्राफ विड्थ और हाइट को रेस्पेक्ट दे रहा था? अगर नोटिस ना करा हो तो कीजिए, दे रहा है? चेक करिए, पैराग्राफ की विड्थ आ रही है 300, हाइट आ रही है 100, लेकिन जैसे ही आपने इसको बोल दिया डिस्प्ले इनलाइन, ये इनलाइन तो बन गया लेकिन इसने विड्थ हाइट को भी फॉल्स कर दिया या डिफेम कर दिया, इग्नोर कर दिया। अगर आप चाहते हैं नहीं मुझे तो इसको इनलाइन भी करना है और साथ में विड्थ हाइट का इफेक्ट भी चाहिए, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, आपको यहां बोलना होगा इनलाइन ब्लॉक। जब आप इनलाइन ब्लॉक करते हैं तो एलिमेंट उन प्रॉपर्टीज को भी सपोर्ट करने लगता है जिनको वो अभी तक बाय डिफॉल्ट सपोर्ट नहीं कर रहा था। So an inline block element will behave like inline also as well as it will behave like block also. इसमें inline जैसा क्या होगा? हॉरिजॉन्टल आएगा, अपने कंटेंट के अनुसार जाएगा। ब्लॉक जैसा क्या होगा? विड्थ और हाइट को रेस्पेक्ट देगा। तो अब आप चेक करिए, आपका पैराग्राफ हॉरिजॉन्टल आ रहा है लेकिन विड्थ हाइट को दे रहा है रेस्पेक्ट। बस यही बेसिक सा फर्क है बिटवीन ब्लॉक एंड इनलाइन। ठीक है, अब यहां से आपके उस पुराने सवाल का लिंक निकलता है जो मैंने आपको नैव बार पढ़ाते वक्त समझाया था। एक क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूं, अच्छे से देखना। ये एग्जांपल आपने अभी 2 मिनट पहले देखा था, समझ आ रहा है? वेरी गुड। ये कौन से एलिमेंट्स हैं? वेरी गुड, ये अपने आप में इनलाइन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अगर मैं डिस्प्ले ब्लॉक यहां से हटा देता हूं, अच्छे से सुनना, डिस्प्ले ब्लॉक यहां से हटा देता हूं तो ये इनलाइन हो जाएंगे, मतलब जैसे थे वैसे ही हो जाएंगे। अगर मैं इन दोनों में पैडिंग दे दूं 30 पिक्सल्स, पैडिंग 30 पिक्सल, पैडिंग का असर आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। चेक कीजिए, आ रहा है ना पैडिंग का असर? अगर यहां पैडिंग का असर आ रहा है तो फिर यहां क्यों नहीं आया? इस एग्जाम्पल में क्यों नहीं आया पैडिंग का असर? इस एग्जाम्पल में मैंने ए के लिए पैडिंग दी है ना, दी है ना? ठीक है, और डिस्प्ले ब्लॉक हटा रहा हूं। जरा देखिए, इस एग्जाम्पल को जब मैं रन कर रहा हूं तो क्या पैडिंग का असर दिख रहा है होम और अबाउट अस के बीच में? नहीं दिख रहा है ना। दिख रहा होता तो होम और अबाउट अस दूर दूर आते। ये इफेक्ट लाने के लिए आपको याद होगा मुझे करना पड़ा था डिस्प्ले कोलन ब्लॉक। अब नोटिस करिए पैडिंग का असर आ गया। तो ऐसा क्यों हुआ कि यहां एंकर पे पैडिंग का असर तब दिख रहा है जब डिस्प्ले ब्लॉक कर रहे हैं, जबकि इसी तरह से एक और एंकर है हमारे पास, उस पे पैडिंग का असर बिना डिस्प्ले ब्लॉक करे हमारे एग्जांपल में आ जा रहा है। दिस वाज द क्वेश्चन। तो दोनों एंकर में एक बहुत बड़ा फर्क है। ये वाला जो एंकर है, अगर आप बहुत ध्यान से देख रहे हो तो ये सारे एंकर वर्टिकल आ रहे हैं। नहीं आ रहे हैं? लिस्ट के अंदर आने के कारण आ रहे हैं। अगर आप किसी इनलाइन एलिमेंट को वर्टिकल ले आते हैं और फिर उसके ऊपर लगाते हैं पैडिंग, पैडिंग स्पॉइल हो जाती है। देखिए ध्यान से, अभी ये हॉरिजॉन्टल आ रहे हैं दोनों, है ना? वर्टिकल लाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? एक लगाना पड़ेगा मुझे बी आर, लगा दीजिए बी आर। अब आप आउटपुट में जाकर चेक करिए, इनकी पैडिंग बिगड़ गई होगी, राइट? अगर ये पैडिंग आपको चाहिए, वर्टिकल भी चाहिए पैडिंग भी चाहिए, तो फिर आपको ब्राउजर को ये बोलना पड़ेगा दोनों को क्या कर दो, दोनों एलिमेंट्स को डिस्प्ले कर दो ब्लॉक। यानी डिस्प्ले ब्लॉक तब नहीं करना पड़ता जब इनलाइन एलिमेंट्स हॉरिजॉन्टल आ रहे हैं, तब करना पड़ता है जब ये किसी और के कारण वर्टिकल हो जा रहे हैं, तब आपको कहना पड़ता है डिस्प्ले कोलन ब्लॉक। और अब आपको तो बीआर भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब आपने ब्लॉक कह ही दिया है
तो ये वर्टिकल हो जाएंगे। वेरी गुड। तो अब डिस्प्ले ब्लॉक क्या करेगा, इन्हें वर्टिकल कर देगा और उस पे आपको दिखेगा इफेक्ट ऑफ पैडिंग। ये है उस पुराने सवाल का फाइनल जवाब। चेक करिए, मैं इसी कोड में अगर डिस्प्ले ब्लॉक को हाइड करता हूं यहां से भी और यहां से भी, नोटिस करिएगा पैडिंग बिगड़ जाएगी इनकी। अगर मैं यहां पर लगा देता हूं बीच में बी आर टैग और अगर इनको मैं कर देता हूं वर्टिकली अलाइन, सो व्हेनेवर यू आर गोइंग टू अलाइन इनलाइन एलिमेंट्स वर्टिकली either by using DR or by using display block, only then padding will show its effect। अब आपने करा होगा ब्लॉक, अदरवाइज इस तरीके की हो जाएगी ओवरलैपिंग। ये आपके लिए उस सवाल था जिस सवाल का ये जवाब है। सर इस दोनों के प्रॉपर्टी शो करेगा एलिमेंट, जी करो ना। अगर आप इनलाइन ब्लॉक कर देंगे जो हमारा ये वाला एग्जांपल था, तो आपका एलिमेंट दोनों प्रॉपर्टी शो करेगा, यानी वो अब इनलाइन की तरह भी बिहेव करेगा और वो अब ब्लॉक एलिमेंट की तरह भी बिहेव करेगा। ये इस एग्जांपल का इफेक्ट था। अगर मैं इसको सिर्फ इनलाइन करूंगा तो ये इनलाइन बन जाएगा, लेकिन विड्थ को डिफ कर दे। मैं चाहता हूं विड्थ हाइट भी रहे, हॉरिजॉन्टल भी रहे, तो मुझे बोलना पड़ेगा इनलाइन ब्लॉक। बस उतार लीजिए फटाफट एग्जांपल्स। आई डोंट थिंक कुछ बहुत ज्यादा स्पेशल है इन एग्जांपल्स में। ये CSS पार्ट टाइटल डाल लीजिएगा, मेकिंग एलिमेंट्स इनलाइन। ये आपने ब्लॉक करा था, अब हम इनलाइन कर रहे हैं, मेकिंग एलिमेंट्स इनलाइन। पूरा लंबा चौड़ा कोड मत लिखिएगा, सिर्फ इतना सेगमेंट लिखिए कि आप रिलेट कर पाए। एग्जांपल्स तो आपसे शेयर हो ही जाएंगे। मेकिंग एलिमेंट्स इनलाइन, तो दोनों पैराग्राफ्स हॉरिजॉन्टल आ जाएंगे, पूरी लिस्ट हॉरिजॉन्टल आ जाएगी, सिर्फ एक एट्रीब्यूट के कारण, विच इज डिस्प्ले कोलन इनलाइन। प्रशांत जवाब मिल गया आपको, जो 2 दिन पहले का पेंडिंग क्वेश्चन था जो आप लास्ट लेक्चर में पूछ रहे थे? वेरी गुड। शुभम बिल्कुल कर दूंगा मैं, एक दिन बस आप रुक जाइए, कल तक का टाइम मुझे और दे दीजिए, कल मैं सारा कंटेंट शेयर कर दूंगा आप लोगों से, एग्जाम्पल भी पीपीटीज भी। कोशिश तो करूंगा आज ही कर दूं। मैक्सिमम कल शाम तक शेयर कर दूंगा मैं सब। हो गया, चलें आगे। स्क्रोल, उतार लिया हो तो आगे बढ़िए, इनलाइन ब्लॉक की बात करें और यहां लिख लीजिएगा, वैसे तो आपको याद रहेगा बट फिर भी नोट कर लीजिए कि इसके कारण क्या हो जाएगा। ऑल ब्लॉक एलिमेंट्स will now appear horizontally, will now appear horizontally। विड्थ हाइट कितनी होगी? जल्दी जल्दी फटाफट, विड्थ हाइट नहीं होगी? चले आगे, हटा दूं? आप लोग ने लिख लिया ऑनलाइन स्टूडेंट्स? हो गया, डन?
नहीं, डिस्प्ले प्रॉपर्टी इनहेरिटेबल नहीं है, डिस्प्ले हर एक का अपना होगा। हटाऊं, चलें आगे। कंप्लीट। लास्ट एग्जांपल है इनलाइन ब्लॉक का, तो बस ये वाला उतार लीजिए, बाकियों को तो लिखने की जरूरत नहीं है। बताइए क्या होगा अगर आप बोल देंगे पैराग्राफ को इनलाइन ब्लॉक कर दो, एचटीएमएल की जरूरत नहीं है, वो आप खुद ही बना लीजिएगा। व्हाट विल दिस लाइन गोइंग टू डू? दिस विल मेक p tag support width and height which are not supported by inline elements। इस कारण से पैरा टैग विड्थ और हाइट को सपोर्ट करने लगेगा, जो वो नहीं करता क्योंकि आपने उसको इनलाइन कर दिया है। which would not have been supported, which would not have been supported if we have used only display colon inline। अगर सिर्फ इतना कहा होता आपने तो विड्थ और हाइट सपोर्ट ही नहीं करे जाते। कंप्लीट। डालिए लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सीएसएस पोजिशनिंग। सीएसएस पोजिशनिंग। बदलूं? हो गया? अब जितने पेस्ट हो उतने बात करते हैं अपन पोजिशनिंग के बारे में। ठीक है, चलिए सबसे पहले मुझे बताइए पोजिशनिंग नाम देखकर क्या समझ में आ रहा है, क्या पढ़ने जा रहे हैं आप? आप ये पढ़ने जा रहे हैं कि जब आप सीएसएस की मदद से किसी वेब पेज को स्टाइल करते हैं तो जो एलिमेंट्स आप इस वेब पेज पे रखते हैं वो आपके बताए गए लोकेशन पे सेट हों। अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो तो बाय डिफॉल्ट ब्राउजर एलिमेंट्स को कहां रखता है? तो जवाब है अगर ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं तो वर्टिकल, और अगर इनलाइन एलिमेंट्स हैं तो हॉरिजॉन्टल। उदाहरण के तौर पे अगर मान लीजिए मैंने 2 बटन ऐड करे अपने वेब पेज पे, सिर्फ 2 बटन ऐड करे, तो आप देख सकते हैं वो बाय डिफॉल्ट ऐसे मेरे को दिखेंगे। राइट, अब मैं चाहता हूं एक बटन को मैं इस कोने पे ले जाऊं, एक बटन को मैं इस कोने पे ले आऊं, या फिर इन दोनों बटन को सेंटर पे ले आऊं, या फिर इन्हें राइट और लेफ्ट एजेस पे ले जाऊं। इतना फाइन कंट्रोल अगर एलिमेंट्स के प्लेसमेंट पे चाहिए
तो आप इस काम को करने के लिए यूज करोगे पोजिशनिंग। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पोजिशनिंग सीएसएस में कितनी तरह की होती है? तो जब आप सीएसएस में पोजिशनिंग 5 तरह की होती है। सीएसएस 3 से पहले 4 थी, अब हमारे पास 5 तरह की पोजिशनिंग मौजूद है। कौन कौन है 5? अगर आप कुछ नहीं बोलते हैं तो बाय डिफॉल्ट इट इज स्टैटिक, यानी आज तक आपने जितने पेजेस बनाए उन पे जो पोजिशनिंग काम कर रही थी उसका नाम था स्टैटिक। गौर कीजिएगा, स्टैटिक के 2 नाम और हैं। बहुत सारे ट्रेनर्स स्टैटिक को ब्राउजर डिफॉल्ट बोलते हैं और बहुत सारे ट्रेनर्स स्टैटिक को नॉर्मल फ्लो भी बोलते हैं। तो मैं भी कभी ये वर्ड्स यूज करूं तो आप समझ जाइएगा बात हो रही है स्टैटिक पोजिशनिंग के बारे में। ठीक है। दूसरी बात थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है तो ध्यान से सुनना। पोजिशनिंग करने के लिए प्रॉपर्टी कौन सी लगाते हैं? पोजिशनिंग करने के लिए आपको जो प्रॉपर्टी लगानी है उसका नाम है पोजीशन। समझ आ रहा है? डिस्प्ले के लिए प्रॉपर्टी क्या थी? डिस्प्ले। बोल्ड करने के लिए प्रॉपर्टी थी फॉन्ट वेट, भूल गए, फॉन्ट वेट, राइट। साइज के लिए प्रॉपर्टी थी फॉन्ट डैश साइज। कलर के लिए प्रॉपर्टी थी कलर। ऐसे आपको ये कहना है अगर ब्राउजर को कि पोजीशन मैं बताऊंगा, तो आप प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे पोजीशन। पोजीशन प्रॉपर्टी की 5 पॉसिबल वैल्यूज हैं, स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड और नई आई है स्टिकी। ये 5 वैल्यूज हैं। जब आप पोजीशन सेट करते हैं तो आपको पोजीशन के साथ कुछ और प्रॉपर्टीज भी यूज करनी पड़ती है और वो प्रॉपर्टीज का नाम है टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट एंड जेड इंडेक्स। गौर करिएगा, ये पोजीशन की वैल्यू नहीं है, ये पोजीशन के साथ दी जाने वाली वैल्यूज हैं। मतलब पोजीशन आएगी तो इनमें से और भी प्रॉपर्टीज आएंगी। जैसे इफ के साथ एल्स आता है, ऐसे पोजीशन के साथ ये प्रॉपर्टीज आती हैं। ये मत सोचिएगा सब की सब देनी पड़ेंगी, नहीं, इनमें से कुछ आपको देनी पड़ेगी। सिर्फ पोजीशन देने से बात नहीं बनेगी, इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज को भी आपको करना पड़ेगा यूज, राइट। तो पोजीशन वैल्यूज हैं 5 और पोजीशन के साथ कितनी प्रॉपर्टी आती है? 5, जिनका नाम है टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कॉल्ड जेड इंडेक्स। इतना लिखिए पहले। टाइटल सीएसएस पोजिशनिंग लिखिए। पोजिशनिंग इन सीएसएस मींस पॉइंट्स में लिखिएगा। पोजिशनिंग इन सीएसएस मींस setting, setting. Positioning in CSS means setting an element's exact location, on our web page. Positioning in CSS means setting an element's exact location on our web page. Point number 2. To apply positioning, we use position property. To apply positioning, we use position property, which has 5 possible values. बिना गलती के ध्यान से पांचों उतारिए। Which has 5 possible values. उतारिए। Static, relative, absolute, fixed and sticky. हो गया? आप लोगों ने लिख लिया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स पांचों हो गए नोट? थर्ड पॉइंट, इफ वी यूज पोजीशन प्रॉपर्टी, then we also use one or more following properties. If we use position property, then we also use one or more following
प्रॉपर्टीज। बता रहा हूं अंशुल, ये उतार लीजिए, बता रहा हूं। इफ वी यूज पोजीशन प्रॉपर्टी देन वी ऑल्सो यूज वन और मोर फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। लिख लीजिए, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, जेड इंडेक्स। लिखा? डन? स्टैटिक के दो नाम और थे, वापस लिख रहा हूं। स्टैटिक पोजिशनिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्राउजर डिफॉल्ट, या इसी का तीसरा नाम है नॉर्मल फ्लो। चले आगे? चलिए अब सीधे प्रैक्टिकल पे आते हैं। शुरुआत करते हैं स्टैटिक पोजीशनिंग से। ठीक, गौर कीजिएगा, अगर ब्राउजर पोजीशनिंग स्टैटिक कर रहा है तो आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा, ना आपकी सुनेगा, ना आपकी मानेगा, और अपनी मर्जी से एलिमेंट्स को जगह देगा। आई रिपीट माई वर्ड्स, अगर ब्राउजर स्टैटिक पोजीशनिंग यूज कर रहा है तो वो आपकी कुछ नहीं सुनेगा, कुछ नहीं मानेगा। आप कितनी भी टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट दे दीजिए, वो एलिमेंट को अपनी मर्जी से जगह देगा। मेरी बात समझने के लिए इस एग्जाम्पल को ऑब्जर्व कीजिए। इन दिस एग्जाम्पल वी आर हैविंग टू डिव्स, करेक्ट? ठीक है, दोनों डिव्स के लिए सीएसएस समझ में आ रही है जो अनकमेंटेड है। दोनों डिव्स के लिए विड्थ 300 पिक्सल है। दोनों डिव्स पे एक एक बॉर्डर आएगा। एक का बैकग्राउंड कलर ग्रीन है, एक का बैकग्राउंड कलर पिंक है। ठीक है, किसका बैकग्राउंड कलर पिंक है? दूसरे वाले डिव का। किसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन है? पहले वाले डिव का। ऐसा ही है ना? ठीक, अब जब मैं रन करूंगा, उम्मीद करता हूं आप आउटपुट प्रिडिक्ट कर पा रहे होंगे। ये पेज जब रन होगा तो मुझे दोनों डिव कुछ ऐसे ऐसे दिखेंगे, दिखेंगे ना, क्योंकि मैंने विड्थ कंट्रोल कर ली है, और उनका अपना अपना बैकग्राउंड कलर दिखेगा। ठीक है, बिल्कुल उम्मीद भी यही है कि इनका आउटपुट यही आना भी चाहिए। आ रहा है? ठीक है, अब मैंने ब्राउजर को बोला, यार ये जो ग्रीन वाला डिव है ना, ये जो ग्रीन वाला डिव है ना, इसको लेफ्ट से राइट की तरफ पुश कर दो 50 पिक्सल। क्या बोला मैंने? लेफ्ट एज से दूर कर दो। कितना दूर? 50 पिक्सल। आप ये भी बोल सकते हैं राइट के 50 पिक्सल क्लोज ले जाओ। तो क्या लग रहा है, अगर मेरी बात मानता है ब्राउजर, तो वो जो ग्रीन वाला डिव है वो थोड़ा खिसका हुआ, शिफ्ट हुआ दिखना चाहिए। देखिए, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है आपने कुछ बोला ही नहीं है। बोलिए तो, कि तुम्हारी स्टैटिक पोजीशनिंग पे मुझे काम करना है। ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले ही कहा कुछ नहीं बोलते हैं तो पोजीशन की डिफॉल्ट वैल्यू स्टैटिक ही होती है। आप अगर बोल भी देंगे ना स्टैटिक पोजीशन पे मेरे को लेफ्ट या टॉप करके दो, वो आपकी कुछ नहीं सुनने वाला है। अभी भी पेज वैसा ही दिखेगा जैसा पोजीशन लगाए बिना दिख रहा था। इसलिए पोजीशन कोलन स्टैटिक इज नॉट फॉर डेवलपर्स, इट इज फॉर ब्राउजर। लिखो स्टैटिक पोजीशनिंग के बारे में। आप लोगों को क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट स्टैटिक का? ऑनलाइन स्टूडेंट्स समझ आया? वेरी गुड। मतलब स्टैटिक पोजीशनिंग वाले एलिमेंट्स ब्राउजर की बात मानते हैं, डेवलपर की बात नहीं मानते। डेवलपर उन्हें कहीं भी रखने की कोशिश करे, ब्राउजर नहीं मानेगा, एलिमेंट भी नहीं मानेंगे। लिखिए, नंबर 1, स्टैटिकली पोजीशनड एलिमेंट्स, पॉइंट्स में लिखिए, स्टैटिकली पोजीशनड एलिमेंट्स never respect any positioning properties. Statically positioned elements never respect any positioning property, and they appear according to normal flow of the page, and they appear according to normal flow of the page. नंबर 2, स्टैटिक डिफॉल्ट होता है, पोजीशन प्रॉपर्टी की डिफॉल्ट वैल्यू यही होती है। यस, तो लिखो सेकंड पॉइंट, मोर ओवर इट इज द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर पोजीशन प्रॉपर्टी।
Moreover, it is the default value for position property. Moreover, it is the default value for position property. Right? अभी आपके सामने एक छोटी सी CSS है, सब कुछ अप्लाई होगा सिवाय लेफ्ट के, सब कुछ अप्लाई होगा एलिमेंट पे, एलिमेंट की विड्थ कंट्रोल होगी, बॉर्डर आएगा, पैडिंग आएगी, पैडिंग आ रही है, देखिए तो आ रही है, सब कुछ अप्लाई हो रहा है, सिर्फ एक चीज ब्राउजर नहीं मान रहा और वो है लेफ्ट। लिखो, उतारो। अब इसी में लिखो all properties will show their effect but left colon 50 pixels will be ignored by the browser because position is static. सब कुछ सुनेगा बट नहीं सुनेगा लेफ्ट कोलन 50 पिक्सल। हो गया। अब मजेदार एग्जाम्पल्स, दिमाग की एक्सरसाइज आपकी। टाइटल डालिए पोजीशन कोलन रिलेटिव, टाइटल डालिए पोजीशन कोलन रिलेटिव। ये थ्योरी हटा दूं, लिख ली पोजीशन कोलन रिलेटिव। पढ़िए और बताइए रिलेटिवली पोजीशनड एलिमेंट्स कैसे अपनी जगह सेट करते हैं। आराम से पढ़ना, आराम से समझाना। मतलब अगर मैंने बोल दिया पोजीशन कोलन रिलेटिव और फिर बोला लेफ्ट टॉप राइट, तो गणित क्या लगेगी? क्या कह रही है थ्योरी? जी, जिस पोजीशन पे एलिमेंट को आना था उसे बेस मानकर वहां से शिफ्टिंग होगी। समझो, बिल्कुल सही जवाब है। अब समझो भी डायग्राम। इमेजिन करिए ये मेरे पास एक वेब पेज है, जिस वेब पेज में ये एक डिव है, ये एक इमेज है, ठीक है। मैंने इस इमेज के लिए पोजीशन कर दी रिलेटिव और ब्राउजर को बोला टॉप से इसको 200 पिक्सल नीचे ले जाओ। कहां से 200 पिक्सल नीचे? टॉप से। सवाल है किसका टॉप? नॉट ब्राउजर टॉप, ये टॉप, ये इसकी बाय डिफॉल्ट जगह है। इसको बेस पॉइंट मानते हुए, मतलब इसको क्या माना जाएगा? इसको माना जाएगा ये 0 पिक्सल है। यहां से खींचा जाएगा इमेज को कितना नीचे? 200 पिक्सल। पढ़िए ऊपर, रिलेटिव पोजिशन एलिमेंट इज पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स नॉर्मल पोजिशन। नॉर्मल पोजिशन इज स्टैटिक पोजिशन, जहां उसको आना था। तो पहले ब्राउजर स्टैटिक पोजीशन पे उसको रख देगा, फिर देखेगा आपने बोला है पोजीशन रिलेटिव, अब जहां वो है वहां से उसका मूवमेंट सेट करेगा। राइट? नॉट ऑलवेज फ्रॉम ब्राउजर टॉप बट फ्रॉम इट्स करंट पोजीशन। करंट पोजीशन इज नॉर्मल पोजीशन। लिखिए प्रॉपर्टी के हिसाब से, प्रॉपर्टी के हिसाब से नहीं आशु, पोजीशन के हिसाब से। जहां वो अभी आ रहा है वहां से उसकी नई पोजीशन कैलकुलेट होगी, ना कि ब्राउजर के कॉर्नर से। क्लियर?
जल्दी जल्दी बोलिए, क्लियर हुआ? लिखो, अ रिलेटिवली पोजीशनड एलिमेंट is always calculated according to its current normal position. A relatively positioned element is always calculated according to its current normal position. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, this means that the elements box, कौन सा बॉक्स? हमारी तो इमेज है, हमारा तो डिव है. बॉक्स कौन सा? वो बॉक्स जो ब्राउजर हर एलिमेंट के चारों तरफ ड्रॉ करता है. दैट इज द एलिमेंट्स बॉक्स विल बी शिफ्टेड with respect to its default position on the page. With respect to its default position on the page. ठीक है, अब इसका असर देखिए और मुझे बताइए जल्दी से, इन दो एग्जांपल्स में क्या डिफरेंस है? इन दो एग्जांपल्स में क्या डिफरेंस है? सिर्फ एक डिफरेंस है. यहां बोला हुआ है अपन ने पोजीशन कोलन स्टैटिक, यहां बोला हुआ है अपन ने पोजीशन कोलन रिलेटिव. बाकी आप देख पा रहे हैं सब कुछ सेम है. लेकिन अब जब मानेगा और ग्रीन वाले डिफ लेफ्ट एज से जाएगा 50 पिक्सल दूर, पिंक वाले डिफ को उसकी पोजीशन से ले जाएगा 100 पिक्सल नीचे. मतलब टॉप से देखूं तो और ज्यादा नीचे. यस, ब्राउजर टॉप से तो ये और ज्यादा होगा, लेकिन अपनी पोजीशन से ये आएगा 100 पिक्सल नीचे. चेक करिए आउटपुट और बताइए समझ आ रहा है? इनकी डिफॉल्ट पोजीशन है, ये इनकी शिफ्टिंग के बाद की पोजीशन है. एक एक को बारी बारी से चेक करिए. ये जो ग्रीन वाला डिव है ये अपनी डिफॉल्ट पोजीशन से 50 पिक्सल दूर है. ये जो पिंक वाला डिव है ये अपनी डिफॉल्ट पोजीशन, मतलब यहां कहीं, अगर आप मेरी बात समझ रहे हो, यहां कहीं, यहां से ये 100 पिक्सल दूर है. सही है? उतार लीजिए एग्जाम्पल. हेडिंग थी करुणा पोजीशन कोलन रिलेटिव. ये तो टाइटल है. और पॉइंट मैंने लिखा था रिलेटिवली पोजीशनड एलिमेंट्स आर कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू नॉर्मल फ्लो. जी दुर्गेश, इट सिंपली मींस कि अगर कोई एलिमेंट रिलेटिव है और आप उस पर टॉप लेफ्ट बॉटम लगा रहे हैं तो वो जहां था उसको बेस पॉइंट मान लिया जाएगा, उसको एक्सेस मान लिया जाएगा. गणित की भाषा बोलूं तो 0,0 मान लिया जाएगा और उस 0,0 से लेफ्ट टॉप राइट अपना काम करेंगे. क्लियर? बस, तो आप एक एग्जांपल उतार लो. सेम वाला एग्जांपल है, इसमें कुछ नहीं करा है मैंने, सब कुछ पहले जैसा है, बस एक प्रॉपर्टी बढ़ा दी है विच इज रिलेटिव. लिखो ये कोड और इसके बारे में. ड्यू टू दिस the element will now support left colon 50 pixel and will move away 50 pixels from left of its actual position. अपनी एक्चुअल पोजीशन से 50 पिक्सल दूर हो जाएगा लेफ्ट एज से.
डन। अब रिलेटिव के बारे में दो आखिरी बातें। एग्जाम्पल क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस, हटाऊं आप लोगों ने? आप रिलेटिव के बारे में दो जरूरी बातें हैं, एक आज करेंगे, एक करते हैं लेक्चर में। जो आज करेंगे वो ये है, फर्स्ट पैरा समझाइए। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा क्या कह रहा है ये। क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें आप कहीं भी यूज करोगे वो अपनी पोजीशन से ही शिफ्ट होगा, बाकी कहीं नहीं। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि अगर एक रिलेटिवली पोजीशन एलिमेंट अपनी डिफॉल्ट लोकेशन से मूव कर जाता है तो ब्राउजर अभी भी ये मानता है कि वो वहां है और किसी और एलिमेंट को वहां नहीं लाता। आप पढ़ो। मतलब ये कुछ ऐसा है कि मैं यहां सीट छोड़ के जाऊं और आपको बोल जाऊं ध्यान रखना कोई बैठे ना। तो एक डिव अपनी जगह जब छोड़ता है, कब? रिलेटिव पे आकर, तो ब्राउजर को बोल देता है इस जगह पे कोई और मत रखना। एग्जाम्पल देखे। शुरुआत HTML से करते हैं। तो ये रही हमारी HTML। जल्दी से पहले सवाल का जवाब दीजिए, और वो ये है कितने डिव दिख रहे हैं? 3 डिव दिख रहे हैं। हर एक का बैकग्राउंड कलर बताइए। पहले वाले का ग्रीन आएगा, दूसरे वाले का पिंक आएगा, तीसरे वाले का स्काई ब्लू आएगा। राइट? अब आप नोटिस कर रहे होंगे जो दूसरा वाला डिव है उसको मैंने बोला है लेफ्ट से 400 पिक्सल दूर हो जाओ। बुद्धि लगाइए, अगर ये लेफ्ट से 400 पिक्सल दूर होगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर ये लेफ्ट से 400 पिक्सल दूर होगा, ये हमारा ग्रीन वाला डिव है, जी बोल रहा हूं। ये वाला जो हमारा डिव है सेकंड वाला जिसका कलर पिंक है, ऐसा ही कुछ आएगा ना लेफ्ट से 400 पिक्सल दूर। ये जगह खाली है, हाँ या ना? खाली है। लेकिन ब्राउजर तो भी तीसरे वाले डिव को यहां नहीं लाएगा, वो तीसरे वाले डिव को नीचे शिफ्ट करेगा। क्यों? क्योंकि रिलेटिव एलिमेंट्स अपनी जगह को कर जाते हैं लॉक। अगर वो अपनी जगह छोड़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि ब्राउजर ये सोचे कि ये दूर हो गया तो इसको यहां रखो। हो सकता है अभी ये बात समझ में नहीं आ रही हो, लेकिन जब आप रिलेटिव की जगह एब्सोल्यूट करेंगे ना तो ये कहानी पलट जाएगी। मतलब अगर आपने किसी डिप को एब्सोल्यूट पोजीशन देकर शिफ्ट करा तो ब्राउजर उसको जगह देने के बाद भूल जाता है कि वो एलिमेंट डिफॉल्ट कहां था, और वहां कोई दूसरा एलिमेंट आ रहा है तो आने से नहीं रोकता। समझ रहे हैं? यानी ये जो तीसरा वाला डिव है खाली जगह है, फिर भी ये तीसरा वाला डिव दूर आएगा। करेक्ट? भले ये सेकंड वाला डिव कितना ही दूर अपनी नॉर्मल पोजीशन से चला जाए। ठीक, लेकिन अगर यही डिव रिलेटिव की जगह एब्सोल्यूट होता, जो आप अगले लेक्चर में देखेंगे, तो जो जगह इसके हटने के कारण छूट रही है वो दूसरों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। देखिए अभी एग्जांपल, आउटपुट देखिए और बताइए समझ आ रही है कि नहीं बात। सही है? ये जगह रिजर्व है, ये जगह पे ब्लू डिव आ सकता था लेकिन नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसकी पोजीशन रिलेटिव है। मतलब उसको दोनों जगह बैठना है, वहां भी बैठना है और यहां पे भी नजर रखनी है कोई बैठ ना रहा हो मेरी जगह। ये पोजीशन कोलन रिलेटिव है। लिखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट रिलेटिव पोजिशनिंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट रिलेटिव पोजिशनिंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट रिलेटिव पोजिशनिंग। लिखिए a relatively positioned element, a relatively positioned element, comma, moves out
from its normal position but still its space is reserved by the browser and no other element will be placed at its position. उतारिए CSS और इससे related comment. This will make the element move 400 pixels away from left, but browser will not place any other element there. Browser कोई दूसरा element यहां लाएगा ही नहीं. आप लोग की नेक्स्ट क्लास CSS की ग्रुप में आ जाएगी. कब है आप लोग की CSS की क्लास? और कल आप लोग की SQL की क्लास है. SQL का मतलब समझ में आ रहा होगा. उसमें ऑरेकल के बारे में पढ़ाया जाएगा. और ऑरेकल के वो जो ऑरेकल के बारे में पढ़ाया जाएगा वो लगेगी कल शाम को 6:30 से 7:30. सिर्फ 1 ही घंटे की है. और ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि आप लोग के 2 मकसद पूरे होंगे. पहला, प्रोजेक्ट में टेबल बनने का काम होगा. टेबल का नाम सुना होगा. ज्वाइंस उसमें होंगे. ज्वाइंस, सब क्वेरी, डेटा टाइप्स, ये सब होंगे. और जिनको एडवांस जावा करनी है, जिनको एडवांस जावा करेंगे आप लोग, तो उसमें JDBC है, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी. उसमें भी ये सब चीजों का यूज होगा. इसलिए कल आपकी SQL की क्लास, SQL क्लास भी बीच बीच में इसलिए लग रहे हैं क्योंकि जिससे आप लोगों का एडवांस जावा बैच भी वहां से चालू हो जाए. और 7 तारीख से प्रोजेक्ट का बैच चालू होगा, 7 या 8 तारीख से, तो वो टाइम वेस्ट आपका ना हो.
तो कल आपकी क्लास एसक्यूएल की है शाम को 6:30 से 7:30 बजे, ठीक। और याद से अटेंड करना, नहीं तो बाद में फिर आप बोलोगे नहीं अटेंड किया, नहीं बन, फिर नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि एक बार पढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि मैंने कहा है दोनों मकसद से पढ़ाए हैं, पढ़ा है डीबीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा, क्लियर। और वो कराएंगे हम लोग ऑरिकल के बेस पे, हम लोग जो लेंगे वो ऑरिकल के बेस पे लेंगे, क्लियर। चलिए, और आप लोग का उसमें सीएससी क्लास ग्रुप में अपडेट हो जाएगी अभी कभी नेक्स्ट। चलिए।